हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू माय चैनल। तो आज के वीडियो सेशन में हम देखने वाले हैं थ्री डायमेंशनल ज्योमेट्री, जो इस वीडियो से कंप्लीट हो जाएगी केवीएस और ईएमआरएस पीजीटी के लिए थ्री डायमेंशनल ज्योमेट्री। एनवीएस में थोड़ा सा और अपर पोर्शन आता है, वो इससे कंप्लीट नहीं होगा, लेकिन पूरा बेस इससे बहुत अच्छे से बन जाएगा। अगर हम एनवीएस की बात करें, उसमें थोड़ा ग्रेजुएशन पोर्शन का भी आता है, तो इसलिए थोड़ा सा उसमें और ज्यादा हमें पढ़ना पड़ेगा। लेकिन केवीएस और ईएमआरएस पीजीटी मैथ्स के लिए कंप्लीट थ्री डायमेंशनल ज्योमेट्री इस वीडियो से आप लोगों का हो जाएगा। एक ही वीडियो है, कंप्लीट पढ़ना है, और ये नोट्स आपको टेलीग्राम चैनल पर शेयर कर दिए जाएंगे। तो डिस्क्रिप्शन में टेलीग्राम चैनल का लिंक होगा, उसको आप प्लीज ज्वाइन कर लीजिएगा। ये मेरे ही हैंड रिटन नोट्स है, तो ये आपको टेलीग्राम चैनल पर मिल जाएंगे। कंप्लीट हम इस वीडियो में पढ़ लेंगे, मतलब जितना बेसिक्स है, जो सिर्फ 22 पेजेस की ये पीडीएफ है, और इन 22 पेजेस में थ्री डायमेंशनल ज्योमेट्री पूरी हो जाएगी। पूरी कैसे हो जाएगी कि इसको आपको बहुत अच्छे से पढ़ना है। इसको पढ़ने के बाद सेपरेट प्रैक्टिस की जरूरत आपको जरूर पड़ेगी, लेकिन जितने भी फॉर्मूले हैं, इक्वेशंस हैं, वो सब हमारी यहाँ से क्लियर हो जाएंगी। ठीक है, तो सबसे पहले देखते हैं हम एनालिटिकल ज्योमेट्री में क्या है। प्लेन प्लेन हमारा होगा टू डायमेंशनल ज्योमेट्री में, जिसमें हमारी सिर्फ लेंथ होती है, ब्रेड्थ होती है। तो ये प्लेन की बात होती है। प्लेन में क्या होगा, लेंथ और ब्रेड्थ सिर्फ टू डायमेंशंस हमारे पास होती हैं, इस वजह से इसको 2D बोला जाता है। डी मतलब डायमेंशन। ठीक है, अगर हम इसी तरीके से बात करें स्पेस, स्पेस जो होता है वो थ्री डायमेंशनल होता है, जैसे जिसमें लेंथ भी होगी, ब्रेड्थ भी होगी और हाइट भी होगी। तो अगर हम हाइट की भी बात करने लग जाते हैं, जैसे रूम, अगर रेक्टेंगल की बात करें, अगर हम सिर्फ फ्लोर की बात करें, तो वो 2D हो गया। लेकिन अगर हम पूरे रूम की बात कर रहे हैं, तो वो 3D हो गया, क्योंकि रूम में हमारा लेंथ, ब्रेड्थ और हाइट तीनों चीज आ जाती हैं। और अगर हम फ्लोर की बात करें, तो उसमें सिर्फ लेंथ और ब्रेड्थ होती है। ठीक है, तो इस तरीके से हम यहाँ पर 2D और 3D में डिफ्रेंशिएट कर सकते हैं। तो टू डायमेंशनल ज्योमेट्री में हमारा ये एक्स एक्सिस है, ये वाई एक्सिस है, ये हमारा, इस पर जो भी पॉइंट्स होंगे वो एक्स में होंगे, इस पर जो भी पॉइंट्स होंगे वो वाई में होंगे। ठीक है, ये बेसिक है, आप लोगों को 10th क्लास से पता ही होगा। उसके बाद जो एक्स वाला होता है, इसको हम कहते हैं एब्सिसा, और जो वाई वाली वैल्यू होती है उसको हम ऑर्डिनेट, मतलब एक्स वाई। ये जो है किसी भी पॉइंट को शो करने के लिए होता है, किसी भी पॉइंट को 2D या 3D, 2D में शो करने के लिए होता है, 3D में नहीं। किसी भी पॉइंट को अगर हम 2D में शो करना चाहते हैं, तो ये चीज हमारी होती है। ठीक है, ये हमारा एब्सिसा है, ये हमारा ऑर्डिनेट है, और इस पूरे को मिलकर के बोला जाता है कोऑर्डिनेट। ठीक है, इसको ऑर्डिनेट पूरे को बोला जाता है कोऑर्डिनेट। ठीक है, तो ये हमारा 2D के बारे में था। अगर हम 3D की बात करें, तो 3D में हमारे पास ये एक्स एक्सिस हो जाती है, ये वाई एक्सिस हो जाती है, और ये जेड एक्सिस हो जाती है। 3D में हमारे पास लेंथ, ब्रेड्थ और हाइट तीन चीज होती है, इस वजह से हमारे पास तीन एक्सिस होती है। ठीक है, तो जब हम 2D में इस तरीके से बनाते हैं, एक्स एक्सिस वाई एक्सिस ऐसे बनाते हैं, तो 1 2 3 4 4 क्वाड्रेंट्स हमारे पास बनते हैं। लेकिन अगर हम थ्री डायमेंशनल ज्योमेट्री में बनाते हैं इसी तरीके से, तो हमारे पास 8 क्वाड्रेंट बनते हैं। ठीक है, ये जो है यहाँ पर टोटल 8 क्वाड्रेंट बनते हैं। 2D ये यहाँ पर आपको दिखा नहीं पाएंगे, क्योंकि ये टू डायमेंशनल है। ठीक है, इस वजह से, मतलब ये जो प्लेन है, ये जो स्क्रीन है वो टू डायमेंशनल है, तो उस पर थ्री डायमेंशन दिखाना इतना पॉसिबल नहीं होगा। तो अगर हम बात करें 3D में, किसी भी पॉइंट को हम एक्स वाई और जेड एक्सिस से शो करते हैं, एक्स वाई जेड इस तरीके से शो करते हैं, एक्स वाई जेड। इसमें तीन एक्सिस होती है हमारी, एक्स एक्सिस, वाई एक्सिस और जेड एक्सिस। ये जो बीच में पॉइंट होता है, इंटरसेक्शन पॉइंट, इसमें इसको दोनों में ओरिजिन ही बोला जाता है, दोनों में ओरिजिन ही कहा जाता है। तो थ्री डायमेंशनल स्पेस की अगर बात करें, तो उसमें 8 पार्ट्स होते हैं, जिनको हम ऑक्टेंट्स बोलते हैं। ऑक्टेंट का मतलब ये 8 से रिलेटेड है, तो ऑक्टेंट जो होते हैं वो हमारे 8 होते हैं। अब ये जो एंगल है बिटवीन द एक्सिस, वो 90 होता है। अगर हम एक्स एक्सिस और वाई एक्सिस की बात करें, इनके बीच में एंगल 90 होता है। इनके बीच में भी, एक्स एक्सिस वाई एक्सिस के बीच में एंगल 90 होता है, वाई और जेड के बीच बीच में भी 90 होता है, और एक्स और जेड के बीच में भी 90 होता है। इसको आप समझ सकते हो, जैसे कमरा है, कमरे में एक कोना पकड़ लीजिएगा, उस कोने से लेंथ, ब्रेड्थ और हाइट तीनों को देखिएगा ध्यान से। ठीक है, उसको थोड़ा सा ध्यान से देखोगे तो वो परपेंडिकुलर ही होते हैं। इनको हम रेक्टेंगुलर एक्सिस भी कहते हैं। अगर 90 डिग्री नहीं है, तो उनको ऑब्लिक एक्सिस बोला जाता है। अगर एंगल हमारा एक्सिस के बीच में जो है वो 90 नहीं है, तो उनको हम ऑब्लिक एक्सिस कहते हैं। ठीक है, इसमें तो हमारा सिर्फ एक्स वाई प्लेन ही होता है, एक्स वाई प्लेन होता है, लेकिन इसमें हमारा एक्स वाई प्लेन, वाई जेड प्लेन, जेड एक्स प्लेन,
फर्स्ट सेकंड थर्ड, 3 प्लेन हो जाते हैं, एक्स वाई वाई जेड जेड एक्सिस, 3 प्लेन होते हैं और 8 ऑक्टेंट होते हैं। ठीक है, जैसे इसमें हमने बनाया, इसमें 1 2 3 4 4 क्वाड्रेंट थे, इसमें हमारे 8 ऑक्टेंट होते हैं, ओ एक्स वाई जेड, फिर एक्स के ऊपर डैश आ जाएगा, फिर वाई के ऊपर डैश आ जाएगा, फिर एक्स और वाई दोनों के ऊपर डैश आ जाएगा। ठीक है, फिर एक्स और जेड के ऊपर डैश आ जाएगा और तीनों के ऊपर डैश आएगा और वाई और जेड के ऊपर डैश आएगा। डैश का मतलब है उसके नेगेटिव साइड, एक्स का नेगेटिव साइड, वाई का नेगेटिव साइड, जेड का नेगेटिव साइड। ठीक है, तो वो है। तो इस तरीके से हमारे पास टोटल 8 ऑक्टेंट होते हैं। एक्स वाई जेड, एक्स के ऊपर डैश है, वाई के ऊपर डैश है और जेड के ऊपर डैश होगा एक में, साथ ही लिखे हैं, 2 2 4 2 6 ओ एक्स वाई जेड डैश, तीसरा ही है। ठीक है, फिर एक्स वाई के ऊपर, वाई जेड के ऊपर, एक्स जेड के ऊपर और तीनों के ऊपर। ठीक है, तो इस तरीके से अगर हम बात करें टोटल 8 ऑक्टेंट हमारे होते हैं। ये वाला आप लोग लिख लीजिएगा, ओ एक्स वाई जेड। ठीक है, अब बस इसमें इतना ध्यान रखना है, ऑक्टेंट में आप नंबर को कैसे पहचानोगे। जेड डैश का मतलब है नेगेटिव, डैश का मतलब है नेगेटिव, डैश का मतलब क्या है, नेगेटिव। इसमें तीनों नेगेटिव है, इसका मतलब ओ एक्स डैश वाई डैश जेड डैश, इस ऑक्टेंट के अंदर ये पॉइंट होगा। इसमें तीसरा पार्ट नेगेटिव है तो ओ एक्स वाई जेड के ऊपर नेगेटिव आएगा। इसमें तीनों पॉजिटिव है तो ओ एक्स वाई जेड, इसमें ए और बी नेगेटिव है तो ओ एक्स डैश वाई डैश नेगेटिव आएगा बस। तो ये हमारे ऑक्टेंट है, कोई भी पॉइंट अगर हमें दिया हुआ हो 3D में, उसे किस ऑक्टेंट में है वो अगर हमें बताना है तो हम इस तरीके से बता सकते हैं। अब बात करते हैं डायरेक्शन कोसाइंस और डायरेक्शन रेशोज के बारे में। डायरेक्शन रेशोज और डायरेक्शन कोसाइंस की अगर हम बात करें तो ये क्या होते हैं। मान लो कोई भी एक स्पेस में कोई पॉइंट है, ये स्पेस में कोई पॉइंट है और इसको मैंने ओरिजिन से ऐड कर दिया तो ये एक मेरी लाइन बन गई। ये लाइन एक्स एक्सिस के साथ अगर अल्फा एंगल बना रही है तो कॉस अल्फा की वैल्यू, अगर यही एक्सिस ये जो पी जो लाइन है ये 3 डायमेंशन में है असल में, ये वाई एक्सिस के साथ जो भी एंगल बना रही होगी वो बीटा अगर है तो कॉस बीटा, और जेड एक्सिस के साथ ये अगर गामा एंगल बना रही है तो ये क्या होगा हमारा कॉस गामा। ये तीनों ही हमारे डायरेक्शन कोसाइंस होते हैं, कॉस अल्फा कॉस बीटा कॉस गामा, जिसको हम LMN से शो करते हैं। ये हमारे होते हैं क्या, डायरेक्शन कोसाइंस। अल्फा होगा एक्स एक्सिस और उस लाइन के बीच में, वाई एक्सिस और उस लाइन के बीच में, जेड एक्सिस और उस लाइन के बीच में ये एंगल्स होंगे। तो ये हमारे एक्स एक्सिस वाई एक्स तीनों डायरेक्शन कोसाइंस, जिनको हम डीसीज लिख देते हैं, डीसीज। फिर आएंगे डायरेक्शन रेशोज, जिनको डीआरस लिख देते हैं। तो अभी हमने डीसीज देख लिया, डीसीज क्या है हमारे, डायरेक्शन कोसाइंस, कॉस अल्फा कॉस बीटा कॉस गामा, अल्फा बीटा क्या है ये आपको पता चल गया। ठीक है, अगर हम डीआरस की बात करें तो डीआरस क्या होंगे हमारे, डीआरस जो होंगे वो हमारे इन्हीं से ही, मतलब डीआरस हमारे शो किए जा रहे हैं ABC से, समथिंग इंटू एल, समथिंग इंटू एम, समथिंग इंटू एन, और समथिंग तीनों जगह पे सेम होगा। ठीक है, मतलब इन तीनों में किसी से अगर मल्टीप्लाई करके रखा जा रहा है तो वो हमारे डीआरस होंगे। ये तीनों एक दूसरे के प्रोपोर्शनल होते हैं, मतलब ए डीआर जो होगा वो एल डायरेक्शन कोसाइंस के प्रोपोर्शनल होता है, बी डीआरस जो होते हैं डायरेक्शन रेशोज जो होते हैं वो एम के प्रोपोर्शनल होगा, ऐसे ही सी जो होगा वो एन के प्रोपोर्शनल होगा। तो ये डायरेक्शन रेशोज जो होते हैं डायरेक्शन कोसाइंस के प्रोपोर्शनल होते हैं, डायरेक्शन रेशोज जो होते हैं वो डायरेक्शन कोसाइंस के प्रोपोर्शनल होते हैं। तो ए जब एल के प्रोपोर्शनल है तो इस प्रोपोर्शनैलिटी को अगर हम हटाएंगे तो ए प्रोपोर्शनल अगर एल है, प्रोपोर्शनैलिटी को अगर हम हटाएंगे तो ए इज इक्वल्स टू लैम्डा इंटू एल आएगा। ठीक है, ऐसे ही बी जब प्रोपोर्शनल है एम के तो b इज इक्वल्स टू लैम्डा इंटू एम आएगा, और ऐसे ही c इज इक्वल्स टू लैम्डा इंटू एन आएगा। तो डायरेक्शन रेशोज हमारे डायरेक्शन कोसाइंस के प्रोपोर्शनल होते हैं। ठीक है, अब दूसरी चीज क्या है कि अगर हम ये स्क्वायर करके ऐड करें, ये चीज डायरेक्शन रेशो पे लागू नहीं होती है। अगर हम डायरेक्शन कोसाइंस का स्क्वायर करके ऐड करें तो हमेशा 1 आता है। ठीक है, तो एल स्क्वायर प्लस एम स्क्वायर प्लस एन स्क्वायर हमारा 1 होता है, या हम बोल सकते हैं
कॉस स्क्वायर अल्फा, कॉस स्क्वायर बीटा, कॉस स्क्वायर गामा हमारा 1 होता है सम इनका। तो ये हमें याद रखना है कि डायरेक्शन रेशोज का जो सम डायरेक्शन कोसाइंस का स्क्वायर करके अगर सम निकालेंगे तो वो हमेशा 1 होता है। बट ये चीज़ डायरेक्शन रेशोज के साथ नहीं होती है, ये ध्यान रखना है। डायरेक्शन रेशोज ऑफ लाइन सेगमेंट, मान लो एक लाइन सेगमेंट है, इस पॉइंट के कोऑर्डिनेट है x1 y1 z1 और दूसरे पॉइंट के कोऑर्डिनेट है x2 y2 z2। तो उस केस में अगर हमें डायरेक्शन रेशोज यानी डीआरस अगर निकालने हैं तो हम कैसे निकालते हैं? x2 माइनस x1, y2 माइनस y1, z2 माइनस z1, ये जो होंगे वो हमारे डायरेक्शन रेशोज हो जाएंगे। ये आया हमारा डायरेक्शन रेशोज। अगर कभी भी दो लाइन के ऊपर कोई पॉइंट हमें पता है, जैसे ये है एक लाइन है जो इस पॉइंट और इस पॉइंट से पास हो रही है स्पेस में, तो मुझे इसके डीआरस निकालने, तो 1 माइनस माइनस 2, 2 माइनस 4, 3 माइनस माइनस 5, ये हमारे डीआरस आए हैं, ये आए हैं हमारे डीआरस। और अगर हमें इन्हीं डीआरस की हेल्प से डायरेक्शन रेशोज निकालने हैं तो हम क्या करेंगे, 3 माइनस 2 8 के अपॉन में अंडर रूट 3 का स्क्वायर माइनस 2 का स्क्वायर और 8 का स्क्वायर, ये चीज़ सॉल्व करके लिख देंगे। ये आएगा अंडर रूट 77। तो इसको भी अंडर रूट 77 से, इसको भी अंडर रूट 77 से और इसको भी अगर अंडर रूट 77 से हम डिवाइड कर दे तो अब ये हमारे डायरेक्शन कोसाइंस बन गए हैं। तो आप समझ सकते हो कि ये तो हमारे डायरेक्शन रेशोज थे, और अगर अंडर रूट में जो डायरेक्शन रेशोज आए हैं उन्हीं का स्क्वायर करके अगर हम ऐड करके सबके नीचे लिख देंगे तो अब हमारे पूरे के पूरे ये डायरेक्शन कोसाइंस कहलाएंगे। अब हमारे डायरेक्शन कोसाइंस कहलाएंगे। तो जब भी हमें दो पॉइंट्स अगर दिए हुए हों तो उनको माइनस करके हम डायरेक्शन रेशोज निकाल सकते हैं और डायरेक्शन कोसाइंस भी निकाल सकते हैं। यहाँ पे भी यही किया हुआ है जो मैंने आपको समझा दिया। क्वेश्चन में होगा तो यही काम करना है। क्वेश्चन एक करके बता दिया, बस वही चीज़ है। ठीक है, जैसे हम कहें कि पी क्यू था तो x2 माइनस x1, y2 माइनस y1, z2 माइनस z1, ये तो डायरेक्शन रेशोज आए हैं। तो पी क्यू के बीच की जो डिस्टेंस है वही नीचे लिखी हुई है, या फिर x2 माइनस x1 का, या फिर अंडर रूट में इस चीज का स्क्वायर प्लस इस चीज का स्क्वायर प्लस इस चीज का स्क्वायर। ठीक है, और अंडर रूट में ये चीज सॉल्व किया तो यही हमारा क्या आएगा, नीचे आ जाएगा। और यही चीज हमारा ये जो हमने निकाला है यही हमारी पी से क्यू तक के बीच की जो डिस्टेंस होती है वही होती है। तो मेन काम क्या है कि हम ये भी बोल सकते हैं कि ये जब डी आर्स हम निकाल लेते हैं उनको जो डिस्टेंस है बीच में दोनों पॉइंट्स के बीच की जो डिस्टेंस है उससे अगर हम डिवाइड कर दें तो हमारे पास क्या आ जाता है, डायरेक्शन कोसाइंस आ जाते हैं। ठीक है, दो पॉइंट के बीच में 3D में डिस्टेंस निकालने का तरीका ये भी है, ऐसा भी कह सकते हो। ये PQ जो है 3D में दो पॉइंट के बीच का डिस्टेंस निकालनी है। आगे क्या है, अब अगर आपको कभी भी एंगल दे दिए जाएं तब हम डीसीज कैसे निकालते हैं। ये तो तरीका तब था जब अगर कभी भी दो पॉइंट्स मिले तो दो पॉइंट्स को माइनस करके डीआरस निकाल सकते हो और माइनस करके डीआरस निकाल सकते हो, डीआरस का स्क्वायर करके ऐड करके अंडर रूट में नीचे रखोगे डीसीज निकल जाएंगे। 1 माइनस माइनस 2, 2 माइनस 4, 3 माइनस माइनस 8, ऊपर वाली वैल्यूज आई, अंडर रूट किया फर्स्ट नंबर का स्क्वायर, ये कितना आया 2 का स्क्वायर, फिर ये कितना आया 8 का स्क्वायर, इनको ऐड करके जो वैल्यू आई सबको डिवाइड कर दिया नीचे, तो ये अब हमारे डीसीज बन गए। तो डायरेक्शन रेशोज और डीसीज में इतना ही फर्क है। ठीक है, तो अगर दो पॉइंट दिए हुए होंगे तो हमेशा यही काम करना और निकाल देना है। लेकिन अगर कभी भी बोल दिया जाए कि अलाइन मेक्स एंगल 90, 60, 30 विद द पॉजिटिव डायरेक्शन ऑफ एक्स एक्सिस, वाई एक्सिस, जेड एक्सिस रिस्पेक्टिवली, तो डीसीज बताओ। ये वही बात हो गई कि ये कोई लाइन है, ये एक्स एक्सिस के साथ अगर 90 डिग्री है, वाई एक्सिस के साथ अगर ये 60 बना रही है, जेड एक्सिस के साथ अगर 30 बना रही है, तो डीसीज क्या होते थे, कॉस अल्फा, कॉस बीटा, कॉस गामा। अल्फा मतलब एक्स एक्सिस के साथ बना हुआ लाइन का एंगल जो कि 90 है, तो कॉस 90 0 हुआ। 60 कॉस 60 निकालेंगे, वाई एक्सिस के साथ बना हुआ एंगल 60 है तो कॉस 60 निकालेंगे। वन बाय टू कॉस 30 निकालेंगे √3/2। तो अगर हमें कभी भी एंगल्स दिए गए होंगे इस तरीके से तो हम डीसीज ऐसे निकाल सकते हैं।
इफ अ लाइन हैज डायरेक्शन, अगर हमें डायरेक्शन रेशोज दिए गए हो तब डीसीज निकालने हैं तो पहले वाला काम ही करना है। अगर ये डायरेक्शन रेशोज दिए हैं तो 2 -1 -2 अपॉन में क्या लिखेंगे, अंडर रूट 2 का स्क्वायर -1 का स्क्वायर -2 का स्क्वायर, ये कितना आएगा सॉल्व करके 3, तो 3 से डिवाइड कर देंगे। तो अब हम हमारे ये डायरेक्शन कोसाइंस आ जाएंगे। तो डायरेक्शन रेशोज से डायरेक्शन कोसाइंस निकालने आपको समझ में आ गए होंगे। अगर हमें एंगल दिए हुए हैं, एक्स एक्सिस के साथ ये एंगल बनता है, वाई के साथ ये, जेड के साथ ये, तो कॉस अल्फा, कॉस बीटा, कॉस गामा, ये तो हमारे डायरेक्शन कोसाइंस निकल जाएंगे डायरेक्ट। लेकिन अगर 2 पॉइंट्स हमें दिए हुए होंगे तो हम डायरेक्शन रेशोज कैसे निकालेंगे और फिर डायरेक्शन कोसाइंस निकलेंगे। लेकिन अगर हमें डायरेक्ट डायरेक्शन रेशोज दिए गए होंगे तब हम डायरेक्शन कोसाइंस इस तरीके से निकालेंगे। आई होप ये तीनों चीजें क्लियर हो गई होंगी बिल्कुल। ठीक है, तो पहले पार्ट में हमने अभी तक सिर्फ यही सीखा है कि कैसे हमें डायरेक्शन रेशोज निकालने हैं, कैसे हमें डायरेक्शन कोसाइंस निकालने हैं। अब कुछ इंपॉर्टेंट बात कह रहा है कि फाइंड द डायरेक्शन कोसाइंस ऑफ एक्स वाई जेड एक्सिस। एक्स एक्सिस जो होती है उसके लिए क्या होता है, अगर एक्स एक्सिस के डायरेक्शन कोसाइंस की बात हम करें तो एक्स एक्सिस पे क्या होता है, एक्स एक्सिस पे जो भी पॉइंट होगा वो यही तो होगा। तो इसके जो डायरेक्शन कोसाइंस होते हैं वो एक्स एक्सिस पर तो कुछ ना कुछ वैल्यू 1 मिलेगी, लेकिन वाई और जेड वाली 0 हो जाएगी, क्योंकि हमें सिर्फ एक्स एक्सिस के बारे में बात करनी है। तो अगर एक्स एक्सिस के डायरेक्शन कोसाइंस पूछेंगे स्टैंडर्ड है 1 0 0, वाई एक्सिस के पूछेंगे तो बीच वाला वाई 0 हो जाएगा, जेड एक्सिस के पूछेंगे तो बाद वाला जेड 0 हो जाएगा। ठीक है, तो ये एक्स एक्सिस, वाई एक्सिस, जेड एक्सिस ये हो जाएंगे हमारे एक्स एक्सिस, वाई एक्सिस, जेड एक्सिस के, ये हमारे डायरेक्शन कोसाइंस है। आई होप ये भी आप लोगों को समझ में आ गए होंगे। शो दैट द पॉइंट्स आर कोलिनियर, अगर पॉइंट्स आर कोलिनियर है, शो करने के लिए तो नहीं आएगा, लेकिन इससे कॉन्सेप्ट कुछ समझ में आ जाएगा कि अगर हमारे पास ए है, बी है, सी है, 3 पॉइंट्स, और ये तीनों पॉइंट अगर ए एक ही लाइन में है, अगर तीनों पॉइंट एक ही लाइन में है तो क्या होगा, हम पहले क्या करते हैं, ए और बी को लेते हैं, तो ए और बी के डायरेक्शन रेशोज निकालते हैं। ठीक है, तो 1 -2 -2 -3 3 -4, तो ये हमारे डायरेक्शन रेशोज आए हैं। कितना आया सॉल्व करके, -1 -5 7। ऐसे ही हम बीसी के भी डायरेक्शन रेशोज निकाल देते हैं, 3 -1 8 -2 -10 -3, तो ये हमारे इसके आ गए, ये दोनों हमारे डायरेक्शन रेशोज आ चुके हैं। अब आप एक चीज यहाँ पर अगर ध्यान से नोटिस करोगे, ये अगर नोटिस करोगे, इसमें अगर मैं 2 से इंटू कर दूं तो 2 10 14, -2 से कर दो, -2 से जैसे ही करोगे, इसमें -2 से करने पर ये बन रहा है। तो इसका मतलब ए बी और बी सी के डायरेक्शन रेशोज जो है वो क्या है, प्रोपोर्शनल है। एक में मल्टीप्लाई किया -2 से तो दूसरे के बन गए, इसका मतलब ए बी और बी सी पैरेलल होंगी। इसका मतलब हुआ अगर डायरेक्शन रेशोज दो लाइंस के सेम आ जाते हैं, इसका मतलब वो पैरेलल होंगी। तो ए बी और बी सी पैरेलल है, ये ए बी है, ये बी है, ये भी बी है, सी। अगर ये पैरेलल है तो बी पॉइंट अलग अलग जगह तो हो नहीं सकता, अगर ये पैरेलल है तो बी पॉइंट अलग अलग जगह नहीं हो सकता। इसका मतलब ये है कि यहाँ पर बी है, फिर बी से आगे ही सी, इसका मतलब ये है कि अगर ये पैरेलल है, ये और ये पैरेलल अगर है और बी पॉइंट कॉमन है, इसका मतलब है ये एक ही सीधी लाइन में ही रही होंगी, अदरवाइज ये सीधा चलेंगी नहीं। ए बी और बी सी जब ये पैरेलल है तो हर जगह इनके बीच का जो गैप होगा वो सेम रहेगा, लेकिन यहाँ पे क्या दिक्कत है, यहाँ पे ये चीज है कि जो बी पॉइंट है वो तो कॉमन हो गया। जब बी पॉइंट हमारा कॉमन हो चुका है तो इसका मतलब हुआ कि इस बी पॉइंट को यहाँ से उठा करके यहाँ जोड़ देंगे तो ये सी ऐसे जाएगा, तो इसका मतलब तीनों सीधी लाइन में ही होंगे ए बी सी। तो इसके लिए इंपॉर्टेंट था कि बी पॉइंट कॉमन हो और बी सी, ए बी और बी सी के जो डायरेक्शन रेशियोज हो वो सेम आए, तो हम कहेंगे कि ए बी और बी सी जो है, ए बी सी तीनों कोलिनियर हैं। ठीक है, इसका एक और कॉन्सेप्ट भी होता है, वो भी आगे आने वाले क्वेश्चन में बताएंगे। अब अभी तक हमने जो सीखा है वो इंपॉर्टेंट था कि डायरेक्शन रेशोज के बारे में हम जान चुके हैं, डायरेक्शन कोसाइंस के बारे में जान चुके हैं। डायरेक्शन रेशोज जब भी निकालना है तो दोनों पॉइंट्स को जस्ट माइनस करना होता है और कुछ नहीं, और अंडर रूट में स्क्वायर करके सम करके नीचे रखोगे तो वो चीज जो होगी हमारी नीचे आ जाएगी। ठीक है, तो यहाँ तक आप लोगों का क्लियर हो गया होगा। चुप रहा, थोड़ा क्लास ले रहे थे अभी।
ठीक है, तो नेक्स्ट अगर हम देखें, अब हम बात करते हैं आगे जो कि इंपॉर्टेंट पार्ट है, लाइन। अगर हम इक्वेशन ऑफ लाइन की बात करें तो इक्वेशन ऑफ लाइन क्या होती है, अगर हम इसमें दो टाइप की इक्वेशन होंगी, वेक्टर और कार्टेशियन। एक तो वेक्टर फॉर्म में होगी, एक कार्टेशियन फॉर्म में होगी। अगर आप वेक्टर के बारे में कुछ भी नहीं जानते हो तो प्लेलिस्ट में जाना, ठीक है, प्लेलिस्ट में जाना, वहां पर आपको वेक्टर के प्रॉपर क्लासेस अवेलेबल हो जाएंगी। बिल्कुल बेसिक से वेक्टर पूरा पढ़ाया हुआ है, वो केवीएस पीजीटी एंड ईएमआरएस पीजीटी में आएगा और एनवीएस पीजीटी में भी आएगा, और अगर किसी एग्जाम, कोई भी एग्जाम हो पीजीटी का, उसमें भी आएगा। तो प्लेलिस्ट में आप लोग जाइएगा और वहां से पूरा वेक्टर पढ़ सकते हो। इवन वेक्टर पूरा का पूरा मैंने यूथ कंपटीशन टाइम से भी सॉल्व कराया हुआ है, तो वो केवीएस एनवीएस ईएमआरएस और अदर एग्जाम्स में भी आपको हेल्प करेगा। ठीक है, तो इक्वेशन ऑफ लाइन इन स्पेस की अगर हम बात करें तो दो टाइप की इक्वेशन होंगी, वेक्टर इक्वेशन और कार्टेशियन इक्वेशन। तो वेक्टर और कार्टेशियन इक्वेशन की बात अगर हम करें तो वेक्टर इक्वेशन में क्या होगा, वेक्टर आर इज इक्वल्स टू वेक्टर ए प्लस लैम्डा बी। ठीक है, कार्टेशियन में क्या होगा, x माइनस एक्स वन अपॉन एल, वाई माइनस वाई वन अपॉन एम, z माइनस जेड वन अपॉन एन। अब इसमें होता क्या है, अब आपको दोनों को मैं रिलेट करके बताऊंगी ताकि याद करना भी इजी रहे। ये जो वेक्टर आर है, इस वेक्टर, ये है हमारा पोजीशन वेक्टर, इसको कहेंगे एक्स आई प्लस वाई जे प्लस जेड के। ठीक है, एक्स आई प्लस वाई जे प्लस जेड के। तो एक्स वाई और जेड ये रहे इसमें, इसमें वेक्टर आर है तो दूसरी इक्वेशन में एक्स वाई जेड लिखा हुआ है। ठीक है, अब वेक्टर ए होगा हमारा ए वन आई प्लस ए टू जे प्लस ए थ्री के। ठीक है, ए वन आई प्लस ए टू जे प्लस ए थ्री के, तो यहाँ पर ए वन आई ए टू जे प्लस ए थ्री के कर लो। दैट मीन्स कहने का ये है कि वेक्टर ए जो काम इस वेक्टर इक्वेशन में कर रहा है, वो यहाँ पर ये एक्स वन वाई वन जेड वन कर रहे थे। वो क्या कर रहे थे यहाँ पर, एक्स वन वाई वन जेड वन। तो इसको आप ए वन ए टू ए थ्री भी लिख सकते हो, या फिर एक्स वन वाई वन जेड वन लिख के रखो, कोई दिक्कत नहीं है। पता होना चाहिए हमें कि जो काम यहाँ वेक्टर ए कर रहा है वो काम यहाँ एक्स वन वाई वन जेड वन करेंगे, या फिर यहाँ एक्स वन वाई वन जेड वन कर लो। ठीक है, ये पता होना चाहिए। दूसरी बात क्या है, वेक्टर बी, वेक्टर बी जो काम करेगा वो यहाँ पर एल एम एन करेंगे। तो यहाँ पर वेक्टर बी का क्या है, एल आई प्लस एम जे प्लस एन के। तो एल एम एन यहाँ पर जो है वो हमारे नीचे आ जाएंगे। तो ये दोनों चीज में डिफरेंस है या जो कुछ भी आप इसको कहो, समझने के लिए मैंने आपको बता दिया। वेक्टर आर का मतलब एक्स आई प्लस वाई जे प्लस जेड के था, और जो हमारे पास वेक्टर ए है उसका काम एक्स वन वाई वन जेड वन कर रहे हैं, मतलब वो माइनस किया जाएगा। जो काम वेक्टर ए करेगा उसको हम माइनस करेंगे, और जो काम वेक्टर ए करेगा वो बस हमें इतना याद रखना है, वेक्टर आर मतलब एक्स वाई जेड, और जो वेक्टर ए करेगा दैट मीन्स ये माइनस होना है। ठीक है, और जो वेक्टर बी होगा वो हमारा नीचे आ जाएगा, जो वेक्टर बी होगा वो दूसरे में नीचे आएगा। इतना अगर याद हो जाए तो इजी हो जाएगा दोनों टाइप की क्वेश्चंस को लर्न करना। ठीक है, अब ये पासिंग पॉइंट क्यों लिखा है कि अगर कोई लाइन है, लाइन की इक्वेशन हम लिख रहे हैं, लाइन है किसी पॉइंट से तो पास होगी। मान लो ये पॉइंट है तो इस पॉइंट के कोऑर्डिनेट मान लो 1 2 3 है, इस पॉइंट के कोऑर्डिनेट अगर 1 2 3 है तो यहाँ पर आप 1 2 3 लिखोगे, तो यहाँ पर 1 2 3 यहाँ आएगा। और वेक्टर बी लैम्डा एज इट इज रहेगा, लैम्डा को कुछ नहीं करना है, लैम्डा यहाँ एज इट इज रहेगा। वेक्टर बी का मतलब है कि ये जो लाइन है किस दूसरी लाइन के पैरेलल है, या फिर सीधी सीधी बात करो कि वेक्टर बी का मतलब है जो लाइन हमें ये गिवन है, इस लाइन के कुछ ना कुछ डायरेक्शन रेशियोज होंगे। इस लाइन के जो भी डायरेक्शन रेशियोज होंगे, मान लो 2 3 6 इसके डायरेक्शन रेशियोज हैं, तो वेक्टर बी हो जाएगा 2i प्लस 3j प्लस 6k, ये वेक्टर बी हो जाएगा। और यहाँ पर 2 3 6 नीचे आ जाएगा, बस इतना डिफरेंस इसमें रहता है। तो आई होप ये चीज आपको क्लियर हो गई होगी। अब हम इससे रिलेटेड कुछ क्वेश्चन करते हैं, मतलब ये पूरी वीडियो में ये पूरा 3D कंप्लीट हो जाएगा और सारा का सारा मटेरियल क्लियर हो जाएगा। ये बाद में देखते हैं, पहले हम इससे रिलेटेड जो हमने अभी पढ़ा है ये क्वेश्चन कुछ इस तरीके से आएगा, फाइंड द वेक्टर एंड कार्टेशियन इक्वेशन, मतलब बेस है ये। पहले तो वेक्टर और कार्टेशियन इक्वेशन बतानी है। अब वेक्टर इक्वेशन पता है, वेक्टर आर इज इक्वल टू वेक्टर ए प्लस लैम्डा वेक्टर बी पता है। वेक्टर आर का मतलब क्या है, वेक्टर इक्वेशन अगर लिखना चाह रहे हो तो ये चीज एज इट इज लिखनी है, वेक्टर आर एज इट इज ही रहेगा। तो यहाँ पर अगर हम देखें तो वेक्टर आर हमारा एज इट इज रहा है। ठीक है, अब
लाइन थ्रू द पॉइंट मतलब इस पॉइंट से पास हो रही है। तो जब इस पॉइंट से पास हो रही है तो इससे आपको क्या करना है, 5i प्लस 2j माइनस 4k वो एज इट इज लिख देना है, प्लस लैम्डा लिखना है। अब कहा है पैरेलल टू दिस, इसके पैरेलल हो, या तो कहेगा कि ये लाइन इस पॉइंट से पास है, इसके पैरेलल है। तो ये जो पॉइंट है वो आ गया हमारा यहाँ पर, ये जो पॉइंट है वो आ गया हमारा यहाँ पर, प्लस लैम्डा लिखना है। और जिसके पैरेलल है उस लाइन का कुछ वेक्टर बना करके देगा, या फिर 3 2 3 2 -8 लिख कर देता है, या वेक्टर बना करके देता है। वेक्टर बना करके देता है तो एज इट इज वेक्टर यहाँ लिख देना है। तो इसकी हेल्प से ये बना के दिया हुआ है। ठीक है, तो बस यही काम हम लोगों ने यहाँ पर करना है। तो अगर हम यहाँ बात करें, ठीक है, अगर हमें कभी भी वेक्टर इक्वेशन लिखनी है तो सिर्फ इतना सा काम करना है। देखो कुछ नहीं करना है, एक लाइन में आंसर है। वेक्टर आर इज इक्वल्स टू वेक्टर ए मतलब थ्रू द पॉइंट जिससे पास हो रहा है, 5i प्लस 2j प्लस माइनस 4k, -4 है तो प्लस -4k, प्लस लैम्डा, -4 था तो -4k डायरेक्ट लिख दिया, सबको ऐड ही तो करना है, प्लस लैम्डा। अब वो कहेगा पैरेलल टू दिस, पैरेलल टू दिस का मतलब है यहाँ पर 3i प्लस 2j माइनस 8k, ये डायरेक्ट लिखना है। बस बन गई हमारी वेक्टर इक्वेशन। बन गई हमारी वेक्टर इक्वेशन। अगर हमें यहाँ पर बनाना है क्या, कार्टेशियन इक्वेशन बनानी है। इसमें बेसिक आएगा तभी चीजें आएंगी, नहीं तो नहीं आएंगी, इसलिए मैं बिल्कुल जीरो से करवा रही हूँ। सारा बेसिक सोच रही हूँ इसी वीडियो में खत्म हो जाए। अब इसके बाद है विच इज, अब इसके बाद है कार्टेशियन। कार्टेशियन अगर मुझे बनानी है तो क्या लिखेंगे, x इज इक्वल्स टू वाई इज इक्वल्स टू जेड, ऐसे कर दो। और बस ये तो फिक्स है, जिस पॉइंट से पास हो रहा है, -5 -2 -4 लिखा है तो ये +4 हो जाएगा, z -4 तो +4 हो गया। अब ये जिसके पैरेलल है, जिसके पैरेलल है वो नीचे 3 2 -8 हो गई कार्टेशियन इक्वेशन भी हमारी। तो अगर कभी भी आपको लाइन के बारे में कुछ दिया हो, लाइन इक्वेशन की पूछी जाए वेक्टर कार्टेशियन इक्वेशन में, तो सबसे पहला काम है हमारे पास, एक तो दो चीजें होनी चाहिए। अगर कभी भी लाइन की इक्वेशन बनानी है तो हमारे पास दो चीजें चाहिए होती हैं। एक तो किस पॉइंट से पास हो रहा है, एक तो किस पासिंग पॉइंट मतलब ये, यानी x1 y1 z1, और पैरेलल है किसी के, तो जो पैरेलल है उसकी हेल्प से बी वेक्टर बी या एलिमेंट बन जाते हैं। ठीक है, या तो उसी लाइन के डीआरस दिए हुए होंगे, इसी लाइन के दिए हुए हैं तो भी वेक्टर बी की जगह वही लिखना है, या फिर कहेगा ये लाइन इस लाइन के पैरेलल है और इसके डीआरस ये हैं, तब भी वेक्टर बी की जगह पे वही लिखना है। अब यहाँ पर क्या है, यहाँ कंडीशन ये है कि एक लाइन है, ये लाइन दो पॉइंट से पास होती है, तब इसकी इक्वेशन बतानी है। तो उस केस में कुछ नहीं है, सिर्फ ऊपर वाले इक्वेशन में इतना सा चेंज होता है, वेक्टर आर एज इट इज लिखना है, वेक्टर ए मतलब एक पॉइंट, दोनों में से कोई भी लिख सकते हो, दोनों में से कोई भी लिख सकते हो। फिर क्या है, यहाँ पर क्या आता है, उसी लाइन के डीआरस या वो लाइन जिसके पैरेलल है उसके डीआरस। तो यहाँ पर हमें डीआरस लिखने हैं, तो डीआरस निकालने का तरीका बताया था, इस वाले में से ये वाला माइनस कर देंगे, वही काम करना है। ठीक है, वही काम यहाँ पर करना है कि इसके पॉइंट्स में से इसके पॉइंट माइनस करके यहाँ वेक्टर बना करके लिख दिया जाएगा। अब हमने यहाँ पे क्या किया कि वेक्टर आर एक्स वाई जेड एज इट इज, वेक्टर ए की हेल्प से x1 y1 z1 माइनस माइनस b माइनस ए, मतलब अगर ए के कोऑर्डिनेट x1 y1 z1 है, बी के कोऑर्डिनेट x2 y2 z2 है, तो b माइनस ए कैसे बनेगा, x2 माइनस x1 y2 माइनस y1 z2 माइनस z1, और ij के साथ में लगाएंगे, वही नीचे लिखना है। तो सेम काम वही है। जैसे क्वेश्चन देखो, इन दोनों पॉइंट से जाने वाली लाइन का इक्वेशन अगर मुझे बताना है तो अब हम क्या करेंगे, वेक्टर आर लिखना है। ठीक है, -1i प्लस 0j प्लस 2k, ये बन जाएगा, तो 0j उसने लिखा ही नहीं, प्लस लैम्डा, लैम्डा के बाद ये जो चीज लिखनी है वो कैसे लिखेंगे, 3 माइनस माइनस 1 यानी 4i, 4 माइनस 0 प्लस 4j 6 माइनस 2 4k, तो ये बन गया।
जब वेक्टर इक्वेशन बन गई है तो अब हमें क्या बनानी है, कार्टेशियन इक्वेशन अगर हमको बनानी है तो लिखेंगे एक्स वाई जेड, किससे पास हो रहा है, इससे, तो -1 -0 -2 अपो ये +1 हो जाएगा, x -1 +1 हो गया। नीचे क्या आएगा, ये जो हमने अभी निकाले थे 3 -1 4, फिर 4 -0, फिर 6 -2, ये हमारा कार्टेशियन इक्वेशन के लिए हो जाएगा। यही काम करना है हमने इसमें। तो आई होप इक्वेशन ऑफ लाइन कैसे बनानी है वो समझ में आ गई होगी। अब मान लो हमें कार्टेशियन इक्वेशन दे दी गई है और वेक्टर इक्वेशन पूछी जा रही है। कार्टेशियन दे दी है, वेक्टर इक्वेशन पूछी जा रही है, तो हम कैसे बनाएंगे। अब हम क्या करेंगे, इसको कुछ लिख लेते हैं सही तरीके से, x -3 अपॉन 2 इज इक्वल्स टू y -5/4 इज इक्वल्स टू z -6/2। तो अगर हमें कार्टेशियन इक्वेशन वेक्टर इक्वेशन बनानी है तो वेक्टर r इक्वल टू वेक्टर a, मतलब जिससे पास हो रहा है, और जिससे पास हो रहा है वो ऊपर से मिलता है, -3i 5j -6k, तो ये रहा वो, प्लस लैम्डा 2i 4j 2k, ये बन गया। तो ये हमारी कार्टेशियन इक्वेशन बन गई, वेक्टर इक्वेशन बन गई है कार्टेशियन, अगर हमें पता था। अब क्या है, ये इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट है, दो लाइन अगर हमारे पास में, उनके बीच में अगर थीटा एंगल बन रहा है तो वो एंगल होता कितना है ये बताना है। लाइन 1 है, लाइन 2 है, दोनों के बीच में बनने वाला अगर हमें एंगल बताना है तो कैसे हम निकालते हैं, तो यहाँ पर भी हमारी जो हेल्प करता है वो डायरेक्शन रेशियोज ही करते हैं। तो फर्स्ट लाइन के डायरेक्शन रेशियोज a1 b1 c1, सेकंड के a2 b2 c2। तो अगर हमारे पास डायरेक्शन कोसाइंस डायरेक्शन रेशियोज हमें पता है तो हम दोनों लाइंस के बीच में एंगल निकाल सकते हैं। ठीक है, अब अगर हमने दो लाइन ऐसे बनाई है तो ये भी एंगल हो सकता है दोनों के बीच में और ये भी हो सकता है। तो अगर ये 60 है तो ये 120 रहा होगा, ये अगर 30 है तो ये 150 रहा होगा। तो दोनों में से एक एंगल निकल जाएगा तो दूसरे को 180 में से माइनस कर देंगे तो हमें दूसरा पता चल जाएगा। ठीक है, तो कंफ्यूजन नहीं होगा। अब ध्यान से देखना इसमें क्या होता है कि अगर कभी भी लाइंस के बीच में बनने वाला एंगल निकालना है तो डायरेक्शन रेशियोज हमको पता होने चाहिए, पहला काम ये है। कभी भी एंगल्स निकालने के लिए हमेशा दो लाइन के बीच में बनने वाला एंगल निकालने के लिए डायरेक्शन रेशियोज हमको पता होनी चाहिए। अब डायरेक्शन रेशियोज का तरीका मैं आपको बता रही हूँ क्या करना है। फर्स्ट लाइन के डीआर्स, सेकंड के डीआर्स पता है, a1 इंटू a2, b1 इंटू b2, c1 इंटू c2, ये कर दिया। अपॉन में अंडर रूट a1 स्क्वायर प्लस b1 स्क्वायर प्लस c1 स्क्वायर अपो इंटू अंडर रूट a2 स्क्वायर प्लस b2 स्क्वायर प्लस c2 स्क्वायर। ठीक है, तो cos थीटा इक्वल टू इतना आ जाएगा। तो मोड मोड लगाएंगे, मोड निकालने से बस यही होगा कि यहाँ से पॉजिटिव वैल्यू लेंगे, पॉजिटिव वैल्यू लेंगे तो हमारे पास जो एंगल की वैल्यू आएगी एक आएगी, मान लो 30 आ गई, तो दूसरा क्या हो जाएगा 180 माइनस 30, बस इतना काम हमने करना है। ठीक है, तो कभी भी एंगल्स निकालने तो डायरेक्शन रेशियोज पता होने चाहिए। डायरेक्शन रेशियोज ऑफ टू लाइंस, अगर हमें एल दिए गए हो, अगर हमें एल दिया है तो और इजी हो जाएगा। L1 इंटू L2, M1 इंटू M2, N1 इंटू N2 करना है, मोड लगाना है और कुछ नहीं। मतलब रूट वाला पार्ट गायब हो जाएगा अगर एल दिए हैं, यानी डायरेक्शन कोसाइंस दी है, डायरेक्शन रेशियोज दी है तो ऊपर वाला फॉर्मूला, कोसाइंस दी है तो नीचे वाला फॉर्मूला। स्पेशल कंडीशन देख लो, क्वेश्चन देख लो पहले, उसके बाद कंडीशन बताती हूँ। हुआ क्या है, वेक्टर आर इक्वल टू वेक्टर ए प्लस लैम्डा वेक्टर बी, यानी लाइन की इक्वेशन है, वेक्टर ए प्लस म्यू लैम्डा बी, क्योंकि ये लाइन अलग है ये लाइन अलग है तो लैम्डा और म्यू अलग अलग रखे हैं। ठीक है, तो हमें पता चल गया लाइन की इक्वेशन है। अब लैम्डा के साथ में म्यू के साथ में जो ये इनटू में है, यही से हमें डायरेक्शन रेशियोज मिलेंगे, इनसे हमें कोई मतलब नहीं है अगर हमें एंगल निकालना है। ठीक है, तो क्या होगा, यहाँ पे क्या है 1, 1 इंटू 3 3, 2 इंटू 2 4, 2 इंटू 6 12, अपॉन में ये डायरेक्शन रेशियोज है, 12 4 16, 16 3 19, ऊपर 19, अपॉन में अंडर रूट अंडर रूट। ठीक है, फॉर्मूला भी याद करने की जरूरत नहीं है, इतना आ गया। अब क्या करना है, ये जो तीनों है 1 प्लस 2 का 1 का स्क्वायर प्लस 2 का स्क्वायर प्लस 2 का स्क्वायर कितना होगा, ये अंडर रूट 9 आएगा। ऐसे ही इसके साथ अंडर रूट 3 का स्क्वायर प्लस 2 का स्क्वायर प्लस 6 का स्क्वायर 49 आएगा। सॉल्व कर लो, 19/3 यहाँ से आएगा, 7 यहाँ से 21। तो हमारे पास जो एंगल आया है थीटा वो इतना आ जाएगा। पॉजिटिव वैल्यू लेनी है इसकी क्योंकि यहाँ मोड होता है, इस वजह से मोड है इस वजह से। तो थीटा इज इक्वल्स टू आ जाएगा कॉस इनवर्स 19/21। यहाँ पर हमें एंगल 30 40 ऐसे कुछ नहीं मिल पाया है, लेकिन एंगल की वैल्यू जो आई है कॉस इनवर्स आई है।
तो इस केस में आंसर हमारा ये हो जाएगा। तो अगर लाइन की इक्वेशन हमको दी हुई है तो बस इनका काम है एंगल निकालने में। ठीक है, ठीक है। अब यहाँ पर कुछ कंडीशन दी हुई है, ये देख लो। अगर दोनों लाइन परपेंडिकुलर होंगी दैट मीन्स दोनों के बीच में, एक लाइन ये है दूसरी ये है, बीच में अगर एंगल 90 है तो दोनों परपेंडिकुलर। ठीक है, और अगर दोनों लाइन पैरेलल होंगी तो बीच में एंगल 0। दो केस हमने याद करने हैं। अगर कभी भी दो लाइन जो होंगी वो परपेंडिकुलर होंगी तो ये कंडीशन हो जाएंगी, मतलब ये जो चीज है अगर परपेंडिकुलर होंगी दोनों लाइंस तो ये चीज 0 आएगी हमेशा, ये चीज 0 आएगी हमेशा अगर परपेंडिकुलर होंगी। ठीक है, अगर परपेंडिकुलर होंगी तो 0 आएंगी। और जब भी दो लाइंस पैरेलल होती हैं तो डी आर जो आते हैं रेशो में आते हैं, जैसे भी पीछे क्वेश्चन किया था उसमें शायद 257 ऐसे कुछ था। ठीक है, जैसे दो लाइन जब पैरेलल होती हैं तो डी आर्स क्या आते थे, दो लाइंस अगर पैरेलल होती थी तो डी आर्स किस में आते थे, रेशो में, प्रोपोर्शनल आते थे। अगर दो लाइन पैरेलल होती हैं तो डी आर्स हमारे प्रोपोर्शनल आते हैं। तो ये देखो इसकी इंटू इसमें -2 से इंटू करने पर ये आ रही थी, तो दोनों लाइन पैरेलल होंगी या फिर एक ही लाइन थी, बीच में एक पॉइंट था ना, तो दोनों एक ही लाइन है या फिर पैरेलल होंगी, कोलिनियर होंगी, तब हमारा ऐसा होता है। तो डायरेक्शन रेशियोज अगर रेशो में आ रहे हैं, डायरेक्शन रेशियोज अगर a1/a2 b1/b2 c1/c2 अगर बराबर आ रहा है, या फिर l1/l2 m1/m2 n1/n2 अगर बराबर आ रहा है, तो डायरेक्शन रेशियोज जो होंगे तो दोनों जो लाइंस होंगी वो पैरेलल हो जाएंगी। ठीक है, क्या हो जाएंगी, पैरेलल हो जाएंगी। ठीक है, इसके बाद देखते हैं एंगल बिटवीन द लाइंस, अगर हमें क्या दिया हुआ हो। ठीक है, अगर हमें, ये तो हमें वेक्टर इक्वेशन मतलब काम एक ही करना है हर बात में। यहाँ पर एंगल कुछ इस तरीके से लिख दिया है कि cos थीटा इक्वल टू ये, इसका मतलब ये b1.b2, अगर आपने वेक्टर पढ़ा होगा प्लेलिस्ट में जाकर के प्लीज पढ़िएगा, या फिर मैं टेलीग्राम चैनल और कम्युनिटी टैब पर पूरा प्लेलिस्ट ढूंढ करके पेस्ट कर दूंगी, कॉपी पेस्ट कर दूंगी, तो वहां से आप लोग देख लीजिएगा सारा वेक्टर कैलकुलस, आप वेक्टर जो है आप लोग वहां से अच्छे से पढ़ लोगे। b1.b2 का मतलब यही है कि ये हमारा b1 है, ये हमारा b2 है। तो b1.b2 का मतलब डॉट करने पर हमेशा एक स्केलर वैल्यू आती है, दैट मीन्स कोई नंबर आता है। तो 1 × 3, 2 × 2, 2 × 6, बात वही होती है। ठीक है, इन दोनों का डॉट प्रोडक्ट अगर हम निकालेंगे, इसका इसके साथ अगर डॉट प्रोडक्ट निकालेंगे तो बात वही है कि इन दोनों की नंबर्स की इंटू करनी है, 1 × 3 + 2 × 2 + 2 × 6, तो ये डॉट प्रोडक्ट हुआ। अब नीचे मॉड क्यों लिखा है, ये मॉडुलस क्यों लिखा है, मॉडुलस, तो इसका मॉडुलस अगर मैं करूँ तो इसका मतलब √1² + 2² + 2², तो बात वही हुई पीछे वाली। ठीक है, तो ये वेक्टर इक्वेशन की हेल्प से लिखा हुआ है और ये फॉर्मूला कार्टेशियन इक्वेशन की हेल्प से लिखा हुआ है, बस इतना अंतर है और कुछ नहीं है। ठीक है, हमें मेनली चीजें पता होनी चाहिए। जैसे कार्टेशियन इक्वेशन में हमें दे दी है, कार्टेशियन इक्वेशन दी है, हमें एंगल निकालना है, तो हमें पता है मेन काम इनका है। और वेक्टर इक्वेशन में इन्हीं से ही b1 b2 बनते थे। तो क्या करना है, 3 × 1 5 × 1 4 × 2, ये कर लिया, कितना आया, 16 आया। अपॉन में √में 3² 5² 4², ये रहे, 1² 1² 2², ये रहे। सॉल्व किया, इतना आया। इसे और थोड़ा सा सॉल्व कर लेना तो 8/√25 × 3 आएगा। ठीक है, यानी सॉल्व करके हमारे पास आ जाएगा cos थीटा इतना, तो थीटा की वैल्यू आएगी cos इनवर्स 8√3/15। ठीक है, आई होप ये चीज आपको क्लियर हो गई होगी कि कैसे हम दो लाइंस के बीच में जो एंगल होता है वो निकाल देते हैं। अब अगर शॉर्टेस्ट डिस्टेंस पूछ ली जाए दो लाइंस के बीच में, इसके ऊपर मैं एक फिर प्रैक्टिस पूरा सेशन लेकर के आऊंगी, जिससे आपको जो चीजें बचती होंगी वो भी सारी बहुत अच्छे से क्लियर हो जाएंगी। ठीक है, ठीक, एक सेकेंड जरा मैं इसको जरा चार्जर हटा देती हूँ।
अगर हम फिर से बात करें शॉर्टेस्ट डिस्टेंस बिटवीन द लाइंस, शॉर्टेस्ट डिस्टेंस बिटवीन द लाइंस का मतलब क्या है? सबसे पहली बात है, एक लाइन है, एक लाइन है, इनके बीच में ये डिस्टेंस भी हो सकती है, ये 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 भी। सबसे शॉर्टेस्ट वही होगी जो बिल्कुल ऐसे होगी। दैट मीन्स यहाँ भी 90 बनाए, यहाँ भी 90 बनाए। तो यानी जो दो लाइन है उनके बीच में जो परपेंडिकुलर डिस्टेंस होती है वो सबसे छोटी होती है। जो परपेंडिकुलर डिस्टेंस होती है वही तो सबसे छोटी होगी। तो शॉर्टेस्ट डिस्टेंस जो होगी वो है हमारे दोनों लाइंस के बीच की परपेंडिकुलर डिस्टेंस। देयर आर लाइंस विच आर नाइदर इंटरसेक्टिंग नॉर पैरेलल। स्पेस में बहुत सारी लाइन ऐसे होती हैं, जैसे आप अपने हाथ में पेन ले लो, इस तरीके से रखना पेन को, ठीक है, दो पेन तो स्पेस में है, वो ना एक दूसरे को कट करेंगी ना ही पैरेलल होंगी। ऐसी लाइंस को कहते हैं स्क्यू लाइंस, ठीक है, जो ना तो इंटरसेक्ट करती है ना ही पैरेलल। ठीक है, दोनों हाथ में पेन रखना, एक पेन और दूसरा पेन, दोनों हाथ में पेन रख लेना अपने, वो दोनों जिस उसमें आएंगे, एक हाथ में पेन इस तरीके से है, दूसरे हाथ में पेन इस तरीके से। एक शॉर्ट वीडियो बना दूंगी इस पे। तो ये दोनों लाइन जो होंगी कहीं भी एक दूसरे को कट नहीं करेंगे स्पेस में, तो वो दोनों लाइन जो होंगी नॉन कोप्लेनर होंगी, वो एक ही प्लेन में नहीं होंगी, पहली बात यही होगी, वो एक प्लेन में नहीं होंगी। तो दोनों लाइंस जो होंगी वो हमारी स्क्यू लाइंस होंगी, ठीक है, दोनों लाइंस जो होंगी वो हमारी स्क्यू लाइंस होंगी। अब देखो, अगर हमें दो लाइन स्क्यू लाइंस के बीच में डिस्टेंस निकालनी हो, शॉर्टेस्ट डिस्टेंस, ठीक है, तो वो परपेंडिकुलर ही होगी स्क्यू लाइंस के लिए। द लाइंस ऑफ द शॉर्टेस्ट, स्क्यू लाइंस के लिए क्या होगा? द लाइंस ऑफ द शॉर्टेस्ट डिस्टेंस विल बी परपेंडिकुलर फॉर बोथ द लाइंस। तो दो अगर लाइंस, ये मैं स्क्यू लाइंस का कौन सा टॉपिक शॉर्ट वीडियो में समझाऊंगी, तो आपको बहुत अच्छे से समझ में आएगा, उसको जरूर देख लेना अगर यहाँ पे क्लियर ना हो। दो अलग अलग प्लेन, मतलब दो अलग अलग पेपर लेना, उन पर पेन चिपका देना, दो अलग अलग पेपर लेना, उन पर पेन चिपका देना, तो पेन कहीं भी अगर उनको लेंथ बढ़ा भी दोगे तब भी एक दूसरे को कहीं कट नहीं करेंगे और पैरेलल भी नहीं होंगी। ऐसी लाइंस को हम स्क्यू लाइंस बोलते हैं, ठीक है। तो अब देखो, ये दो लाइंस हैं, पैरेलल नहीं है, ये स्क्यू लाइंस है। इन स्क्यू लाइंस के बीच में अगर मुझे शॉर्टेस्ट डिस्टेंस निकालनी है तो तरीका क्या होगा? फर्स्ट लाइन की इक्वेशन होगी वेक्टर आर इज इक्वल्स टू वेक्टर ए प्लस लैम्डा वेक्टर बी1। आपको इक्वेशन देख करके पहचानना भी आना चाहिए कि ये लाइन की इक्वेशन है, वेक्टर ए1 और बी1, ए2 प्लस लैम्डा बी2। लैम्डा नहीं लिखेंगे क्योंकि लैम्डा ऊपर वाले में लिखा है, तो म्यू लिख देते हैं, ठीक है। अब देखो क्या करेंगे, यहाँ पर बी1 है, यहाँ पर बी2 है, तो बी1 क्रॉस बी2, बी1 बी2 आपको पता चल गए होंगे, जो डी आर्स होते थे उनसे बनता था। जो पॉइंट्स है उनको माइनस करना, ये दोनों पॉइंट्स है, इन दोनों से पास होता है, तो ए2 माइनस ए1 करेंगे, नीचे वाले में से ऊपर वाले को माइनस कर देंगे, और जो ये बी1 क्रॉस बी2 निकालते हैं उसका मैग्नीट्यूड निकाल करके नीचे रखेंगे, वही अंडर रूट फर्स्ट नंबर का स्क्वायर प्लस सेकेंड नंबर का स्क्वायर प्लस थर्ड नंबर का स्क्वायर, तो वही नीचे रखा जाता है। फॉर एग्जाम्पल, ये स्क्यू लाइंस के बीच में है, तो यहाँ पर जैसे देखोगे, शॉर्टेस्ट डिस्टेंस बिटवीन द लाइंस, ये दो लाइंस हैं, अब ये स्क्यू है, अगर ये पैरेलल हुई तो, पैरेलल अगर होंगी ना, तो ये जो चीज है या तो ये प्रोपोर्शनल होंगी या फिर ये सेम लिखा हुआ मिलेगा, इसी से ही पता चल जाएगा पैरेलल। जैसे मैं अगला क्वेश्चन दिखाऊं, ये देखो, ये और ये सेम है, दैट मीन्स दोनों लाइंस पैरेलल हैं। तो अगर पैरेलल होंगे तो फॉर्मूला चेंज हो जाएगा। फिर देखो, सिर्फ बी लिखा है, यहाँ भी मैग्नीट्यूड ऑफ बी, और क्रॉस प्रोडक्ट आया है बीच में, तो क्रॉस प्रोडक्ट जरूर सीखने के लिए आपको वेक्टर देखना पड़ेगा। क्रॉस प्रोडक्ट आया है फिर बीच में, ठीक है। तो अगर पैरेलल होंगी तो या तो ये दोनों प्रोपोर्शनल होंगे या फिर ये बिल्कुल सेम लिखे हुए होंगे, ठीक है। अब ऊपर वाली जो है वो लाइंस दोनों स्क्यू लाइंस है, स्क्यू लाइंस है, तो उनके बीच में शॉर्टेस्ट डिस्टेंस निकालने का फॉर्मूला ये है। और देखो, ये और ये बिल्कुल भी प्रोपोर्शनल नहीं है, ये 2 -1 1, 3 -5 2, इसमें अगर किसी भी नंबर से इंटू करते हो ये तीनों नहीं बन पाएंगे, है ना। तो इसका मतलब ये क्या है, स्क्यू लाइंस है। अब स्क्यू लाइंस में अगर मुझे शॉर्टेस्ट डिस्टेंस निकालनी होती है तो हम लोग क्या करते हैं, क्या करते हैं, बी1 क्रॉस बी2, बी1 यहां से आएगा, बी2 यहां से आएगा, ठीक है। क्रॉस प्रोडक्ट करने का तरीका भी देखो, अब अगर नहीं आता है, क्रॉस प्रोडक्ट अगर निकालना है तो आई जे के रखा, फर्स्ट में क्या है 2 -1 1, इसमें है 3 -5 2, वो लिखे,
अब इनका डिटर्मिनेंट की तरह जैसे सॉल्व करते हैं, सिंपली वैसे सॉल्व करना है। आई दिस इंटू दिस माइनस दिस इंटू दिस, -2 माइनस -5, तो +5 हो गया। फिर इसको छिपाएंगे इसको, ठीक है, जे लिखेंगे -j 1 इंटू 3 -2 इंटू 2, ठीक है। या फिर सुनो ऐसे करते हैं, थोड़ा सा गड़बड़ बता दिया मैंने, देखो इसको अगर ले रहे हैं तो ये वाला छिपा दो, आई लिखा, दिस -2, इसके इंटू इससे -5, तो -2 माइनस -5, तो ये आ गया, ठीक है। अब अगर हम साइक्लिकली ही चलना चाहते हैं तो इसको हमने लिखा, इसको अगर मैं माइनस लिख रही हूँ, ठीक है, तो स्टार्टिंग यहाँ से होगी। अगर इसको माइनस जे लिख रहे हैं, तो इसको छिपाओ, 2 की इंटू 2 से पहले यहाँ से स्टार्टिंग होगी, 2 2 जब 4, इसलिए 4 पहले आएगा, फिर -3, 4 -3, ठीक है। फिर प्लस के लिखा, तो ये छिपाओ, 2 इंटू -5 माइनस माइनस इंटू 3, तो -10 माइनस -3, ये आ गया। बस इसको सॉल्व कर दो, ये हमारा B1 क्रॉस B2 आएगा, ठीक है। तो B1 क्रॉस B2, क्रॉस प्रोडक्ट जब भी करते हो तो एक वेक्टर क्वांटिटी आती है, मतलब IJ के उसमें रहेगा, लेकिन जब भी डॉट प्रोडक्ट करते हो तो स्केलर क्वांटिटी आती है, दैट मीन्स उसमें नंबर आता है। तो ये हमें पता चल गया क्या आया, B1 क्रॉस B2। A2 माइनस A1 कैसे निकालोगे, ये हमारा A2 है, ये हमारा A1 है, माइनस कर दो, 2i प्लस जे माइनस के, इसमें से माइनस कर दो, -i प्लस जे प्लस कुछ है ही नहीं आगे, के है ही नहीं, के वाला कुछ है ही नहीं, ये माइनस कर दो, तो 2i माइनस आई कितना होगा, 2i माइनस आई, जे माइनस जे और माइनस के -0, तो i माइनस के, ठीक है। अब ये देखो B1 क्रॉस B2 की वैल्यू रखेंगे, डॉट प्रोडक्ट A2 माइनस A1, तो B1 क्रॉस B2 कितना है, ये है B1 क्रॉस B2, डॉट प्रोडक्ट, डॉट लगाया बीच में, फिर i माइनस के यानी A1 माइनस A2, ठीक है। 3, इसके ये जे वाला पार्ट इसमें नहीं है तो वो 0 हो जाएगा, बस ये सोचना। इसमें आई के है तो आई के वालों की इंटू कर दो, आई वाले की आई वाले के साथ, के वाले की के वाले के साथ, तो -7 इंटू -1 +7 10, तो ये जो ऊपर वाली वैल्यू है ये हमें मिल गई 10। बीच नीचे क्या रखना है, इसका मैग्नीट्यूड, B1 क्रॉस B2 जो भी आया है उसका मैग्नीट्यूड निकालना है, तो B1 क्रॉस B2 हमारा ये था, इसका मैग्नीट्यूड का मतलब √3 का स्क्वायर प्लस -1 का स्क्वायर प्लस -7 का स्क्वायर, इतना कितना आया ये 59, तो √59, ये 10/√59 इसका आंसर होगा। आई होप आपको ये चीज़ें समझ में आ रही होंगी, इसको पढ़ना पड़ेगा, बार बार रिवाइज करना पड़ेगा, ठीक है। अगर हम पैरेलल वाला देखें तो ये था, देखो अब मैं आपको एक सजेशन दूंगी कि जब भी कभी शॉर्टेस्ट डिस्टेंस बिटवीन द लाइंस निकालनी हो तो यही मेथड यूज करना, इसको लिखोगे तो बहुत बड़ा सा हो जाएगा और याद करना भी पॉसिबल नहीं होगा। अगर कार्टेशियन प्रोडक्ट में लिखा हुआ है तो उससे भी पहचान लो कि A1 B1 C1 A2 B2 C2 क्या थे। अगर हमारी कोई भी इक्वेशन x-1/3 y-1/2 z-2/3 मान लो ऐसे कोई इक्वेशन है, तो जो नीचे वाले नंबर्स हैं वो हमारे दोनों इक्वेशन में, जो नीचे वाले नंबर है वो यहाँ लिखे जाएंगे, और जो ये हैं ये तो दो इक्वेशन में होंगे, उनको माइनस करके ऊपर लिखेंगे, मतलब ये है, पता नहीं इसका एग्जाम्पल कराया है इन्होंने, नहीं किया क्योंकि उसको हम लोग यूज नहीं करते ज्यादातर। जैसे फर्स्ट लाइन की इक्वेशन है x-1/2 y-2/3 z-4/4, ऐसे ही लिख रही हूँ, x-5/3 y-7/6 z-2/3 लिख दिया, ठीक है। तो यहाँ से याद रखना हमेशा कि देखो ये जो 2 3 4 ये तो यहाँ आ जाएंगे, ठीक, 3 6 3 ये वाले हैं, ठीक है। तो आपको क्या करना है, ऐसे ना करके बात वही पड़ती है, ये B1 तो हमारा बनेगा 2i प्लस 3j प्लस 4k, और B2 बनेगा 3i प्लस 6j प्लस 3k, इसकी हेल्प से B1 क्रॉस B2 सॉल्व करके रख लेंगे। A2 माइनस A1 कैसे निकलता है, अगर हम A2 माइनस A1 की बात करें तो ये 5 -1 7 -2 2 -4, मान लो यहाँ प्लस होता तो इसको लिखते z-4, तब आता 2 -4, ठीक है।
तब आता है ये, तो ये A2 माइनस A1 ऐसे निकलेगा। फिर इसी फॉर्मूले को याद रखो और इसी में रख देना, नीचे वाला फॉर्मूला ना याद होगा ना रख पाओगे। ठीक है, तो ये है हमारा। अगर दोनों लाइंस पैरेलल हो तो उस केस में मैंने बताया है यहाँ पर B आ जाएगा क्रॉस, यहाँ पर मैग्नीट्यूड ऑफ V। जैसे कि मुझे लगता है 2 पार्ट्स ना बनाने पड़े मुझे इसके। जैसे कि ये है, पहले तो हमें पैरेलल पहचानना पड़ेगा। कैसे पैरेलल पहचानेंगे? ये और ये या तो सेम होंगे या प्रोपोर्शनल। ये जो पोर्शन होगा या तो सेम होगा या प्रोपोर्शनल होगा। ठीक है, मान लो इसमें 2 से इनटू करके यहाँ पे बना दिया, वो प्रोपोर्शनल हो गया, तो पहचानना पड़ेगा। ठीक है, तो बी सेम है इसलिए दोनों पैरेलल हैं। बी अगर सेम है तो क्या है, दोनों पैरेलल हैं। अब क्या करना है, A2 माइनस A1 यानी 3 माइनस 1, 3 माइनस 2, माइनस 5 माइनस 4, ऐसे होगा। माइनस 5 माइनस माइनस 4, देखो 3 माइनस 1 1 आया, 3 माइनस 2 1 आया, माइनस 5 माइनस माइनस 4 माइनस 1 आएगा। ठीक है, तो ये हमारा A2 माइनस A1 एक वेक्टर आ गया। यहाँ आई लगाओ, जे लगाओ, के लगाओ, तो आई प्लस जे माइनस के, 3 ये 2 आना था, तो ये हमारा A2 माइनस A1 आया है। बी हमारा ये दोनों जगह पे सेम है बी। ठीक है, अगर प्रोपोर्शनल होगा तो उसमें कॉमन ले लेंगे। मान लो यहाँ 2 प्रोपोर्शनल है तो शायद उसको कॉमन वॉमन लेकर के कट कर देंगे पूरे से। वैसे सेम ही मिलेगा, ज़्यादातर जो मिलेगा तो सेम ही मिलेगा, जैसे यहाँ पर है सेम। तो ये बी हमारा हो गया, ये 2i प्लस 3i प्लस 6 के। अब जब क्रॉस प्रोडक्ट निकालते हैं तो हमें डिटर्मिनेंट की तरह थोड़ा सॉल्व करना पड़ता है। तो बी ऊपर लिखेंगे आई जे के, बी में है 2 3 6, 2 3 6 लिखे, A1 माइनस A2 में 2 1 माइनस 1 ये लिखा। इसको सॉल्व कर लेते हैं अब ज़रा। तो ये आएगा आई 3 इंटू माइनस 1 माइनस माइनस 6 माइनस जे, तो 2 इंटू माइनस 1 माइनस 6 इंटू 2, के लिखेंगे तो 2 इंटू 1 माइनस 3 इंटू 2। ये सॉल्व किया, इतना आया। ठीक है, और जो बी आया था हमारा, बी कहाँ था, बी ये था ना, इसका मैग्नीट्यूड कितना आएगा, अंडर रूट 2 का स्क्वायर प्लस 3 का स्क्वायर प्लस 6 का स्क्वायर। तो ये जो अंडर रूट बी आया है वो हमने निकाल लिया, 7 आया है। ठीक है, तो डी क्या होगा, मैग्नीट्यूड, ये जो निकाली थी वैल्यू ये अपॉन में 7। सॉल्व कर, अब इसका मैग्नीट्यूड निकालने का, क्योंकि डिस्टेंस है, डिस्टेंस तो नंबर में आएगी वेक्टर में थोड़ी, तो इसका मैग्नीट्यूड निकालना पड़ेगा। इसका मैग्नीट्यूड क्या आएगा, अंडर रूट 9 का स्क्वायर, 14 का स्क्वायर, 4 या फिर -4 कुछ भी कह सकते हो, उसका स्क्वायर, और सॉल्व कर देंगे। ठीक है, तो ये हमारा हो जाएगा दो लाइंस के बीच की डिस्टेंस अगर वो पैरेलल है तो। ठीक है, तो आई होप ये चीज़ें समझ में आ गई होंगी आपको। तो डिस्टेंस निकालने वाली चीज़ें भी पूछी जाती हैं। इसके बाद हमारे पास आता है प्लेन के बारे में। अगर हम प्लेन के बारे में पढ़ना चाहें तो प्लेन में कैसे क्या होता है देखते हैं। थोड़ा सा आप इन तीनों लाइंस को अगर रीड करो तो आपको कुछ पता चलेगा। अभी पीछे तो हमने लाइन जितना भी था वो पूरा क्लियर कर लिया, अब हम पढ़ेंगे प्लेन। प्लेन में क्या होता है, प्लेन इज यूनिकली डिटरमाइंड यूनिकली इफ एनी ऑफ द फॉलोइंग इज नो। प्लेन को हम तब निकाल सकते हैं जब हमारे पास तीनों में से कोई एक कंडीशन हो। ठीक है, प्लेन को तब निकाला जा सकता है तीनों में से कोई एक कंडीशन हो। द नॉर्मल टू द प्लेन एंड इट्स डिस्टेंस फ्रॉम द ओरिजिन इज गिवन एंड इक्वेशन ऑफ प्लेन इज इन नॉर्मल फॉर्म। पहला केस है नॉर्मल फॉर्म का। नॉर्मल फॉर्म में क्या होता है कि अगर हमारा ये प्लेन है, मान लो हमारे पास A4 साइज शीट है, कोई नोटबुक है या A4 साइज शीट है, वो हमारा प्लेन है, तो उसके किसी भी पॉइंट पर पेन परपेंडिकुलर रखना बिल्कुल उसके, तो वो हमारा होगा प्लेन। वो होगा हमारा उसका परपेंडिकुलर। मतलब A4 साइज शीट थी, ये पॉइंट लिया, इस पॉइंट पर बिल्कुल परपेंडिकुलर रखा है, इस प्लेन इस पेपर के बिल्कुल परपेंडिकुलर रखा है पेन इस पॉइंट पर, तो वो पेन जो हो गया उस पेपर का क्या हो गया, वो पेन जो हुआ है उस पेपर का नॉर्मल हो गया है। ठीक, तो नॉर्मल फॉर्म में, नॉर्मल टू द प्लेन यानी प्लेन का जो नॉर्मल है एंड उसकी डिस्टेंस फ्रॉम द ओरिजिन पता होनी चाहिए। कि मान लो ये x एक्सिस y एक्सिस z एक्सिस है, ये हमारा कोई प्लेन है, ये इस पॉइंट पर ऐसे कोई पेन रखा है, ये पेपर था पूरा, उस पर कोई पेन रख दिया, पेन जो है प्लेन का परपेंडिकुलर है, तो ये परपेंडिकुलर ऐसे जा रहा है। ठीक है, इस ओरिजिन से इस या इसको थोड़ा सा सही करके बनाती हूँ ताकि समझ में भी आए। ये हमने कोई प्लेन बनाया, इस प्लेन का परपेंडिकुलर ये है,
इस ओरिजिन से इस प्लेन के परपेंडिकुलर की डिस्टेंस, दैट मीन्स परपेंडिकुलर डिस्टेंस पता होनी चाहिए। ठीक है, ठीक है। नॉर्मल की जो परपेंडिकुलर डिस्टेंस होगी ओरिजिन से वो हमें पता होनी चाहिए। ठीक, एक कंडीशन तो ये है। मुझे इसमें थोड़ा सा डाउट हो गया अभी जरा, एक सेकेंड। चलो पढ़ते पढ़ते वो डाउट आपका क्लियर कर दूंगी। इट पासिस थ्रू द पॉइंट, जो हमारा प्लेन है उसके ऊपर अगर कोई पॉइंट है तो वो पॉइंट पता हो, एंड इज परपेंडिकुलर टू अ गिवन डायरेक्शन। ये चीज, हाँ वही मैं कह रही हूँ, मुझे थोड़ा सा गड़बड़ लगा कुछ पढ़ने में। देखो होता क्या है, बता देती हूँ, अभी चीजें वो क्लियर हो जाएंगी। प्लेन के नॉर्मल की डिस्टेंस नहीं होती है। ठीक है, देखो, अगर कोई प्लेन तीन नॉन कोलिनियर पॉइंट से, एक पॉइंट है, दूसरा पॉइंट है, तीसरा, ये तीनों एक लाइन में नहीं होने चाहिए। अगर इन तीनों पॉइंट के कोऑर्डिनेट पता है हमें, इन तीनों पॉइंट के कोऑर्डिनेट पता है, तब भी हम किसी भी प्लेन की इक्वेशन बना सकते हैं। ठीक, एक कंडीशन तो ये है कि थ्री नॉन कोलिनियर पॉइंट्स पता हो। दूसरी ये है कि जो प्लेन है उसके ऊपर कोई पॉइंट पता हो, प्लेन पासिस थ्रू द पॉइंट एंड प्लेन इज परपेंडिकुलर टू गिवन डायरेक्शन। और एक डायरेक्शन दी गई हो कि प्लेन जो है, ये प्लेन जो है इस पर गिवन डायरेक्शन के परपेंडिकुलर है। ठीक है, प्लेन जो है, कहने का मतलब ये है कि ये हमारा अगर प्लेन है तो ये इसका एक पॉइंट पता हो, और इस प्लेन के ऊपर प्लेन जो है इस लाइन के पैरेलल है, तो जो इस लाइन के डीआरस होंगे वही इस प्लेन के लिए, इट पासेस थ्रू अ पॉइंट एंड इज परपेंडिकुलर टू गिवन डायरेक्शन। ये जो प्लेन है किसी डायरेक्शन के परपेंडिकुलर, किसी लाइन के परपेंडिकुलर होना चाहिए, वो चीज पता हो। ठीक है, क्योंकि होता क्या है देखो, अब हमने लाइन के डायरेक्शन, अभी बिल्कुल क्लियर हो जाएगा, हमने लाइन के डायरेक्शन रेशियोज तो पढ़े हैं, लेकिन जब हम प्लेन की इक्वेशन लिखते हैं, जैसे कि हमारे पास ये प्लेन की इक्वेशन लिखी है, तो इस प्लेन की इक्वेशन में जो ये n है वो कहाँ से आया है। प्लेन की इक्वेशन अगर ये है तो ये जो n है वो कहाँ से आया वो मैं आपको बता देती हूँ। अगर ये प्लेन है तो प्लेन के इस पॉइंट पर जो मैंने पेन रखा है वो पेन है मेरा नॉर्मल, उस नॉर्मल के जो डायरेक्शन रेशोज होंगे वो यहाँ यूज होंगे। ठीक है, वो यहाँ यूज होंगे। तो प्लेन की इक्वेशन में जब भी वो डायरेक्शन रेशोज की बात करें तो आप समझ जाना, प्लेन के डायरेक्शन रेशोज अगर कहा जाए, समझ जाना प्लेन के नॉर्मल के डायरेक्शन रेशोज यूज करे जाएंगे। प्लेन, क्योंकि डायरेक्शन रेशोज तो लाइन के होते हैं, तो प्लेन के ऊपर अगर मैंने ये कोई पेन रख दिया है इस पॉइंट पर, वो पेन प्लेन के ऊपर बिल्कुल 90 डिग्री बना रहा है, प्लेन के ऊपर पेन जो है परपेंडिकुलर रखा है, तो उस पेन के या फिर उस लाइन के जो डायरेक्शन रेशोज होंगे वो प्लेन की इक्वेशन में यूज होते हैं, एन जो लिखा है ये वो हो। ठीक है, तो यहाँ पर हमने वही चीज समझनी है कि इट पासिस थ्रू अ पॉइंट, प्लेन जो है किसी पॉइंट से पास हो रहा है, और जो प्लेन है वो किसी इस पॉइंट से पास हो रहा है, और प्लेन के ऊपर कोई पेन ऐसे रखा है, तो वो पेन जो हो गया प्लेन का परपेंडिकुलर हो गया, तो उस परपेंडिकुलर के डीआरस पता होने चाहिए। ठीक है, डीआरस मतलब गिवन डायरेक्शन समझ जाना। ऐसे ही इसमें कि नॉर्मल टू द प्लेन, कि अगर कोई प्लेन है, प्लेन का नॉर्मल और प्लेन की ओरिजिन से जो डिस्टेंस हो वो पता हो, प्लेन की ओरिजिन से डिस्टेंस हो वो पता हो, और प्लेन का जो नॉर्मल है वो, प्लेन के ऊपर पेन कोई रखा है वो पेन परपेंडिकुलर है वो पता हो, और प्लेन का जो नॉर्मल डिस्टेंस है, प्लेन की जो डिस्टेंस है वो हमें पता होनी चाहिए ओरिजिन से। ठीक है, ये ओरिजिन है, ओरिजिन से इस प्लेन की परपेंडिकुलर डिस्टेंस हमें पता होनी चाहिए। अब देखना जरा क्या करेंगे हम। पहली इक्वेशन जो है वो क्या है, ये है वेक्टर इक्वेशन, और कार्टेशियन इक्वेशन ये होती है। अब एलएमएन आपको पता है कोसाइंस होते हैं, किसके डायरेक्शन कोसाइंस होते हैं, लाइन के। और ये लाइन क्या होगी, प्लेन के परपेंडिकुलर लाइन होगी, उसके डायरेक्शन कोसाइंस हम एलएमएन रखेंगे। एक्स वाई जेड ऐसे ही रहेगा। ठीक है, और इस लाइन के जो डीआरस होंगे, डायरेक्शन कोसाइंस होंगे, डीआरस नहीं, इसके लाइन के जो डायरेक्शन कोसाइंस होंगे, उन्हीं की हेल्प से ये एन कैप बनेगा।
उनकी ही हेल्प से ये एन कैप भी बनेगा, और वेक्टर आर वही एक्स आई प्लस वाई जे प्लस जेड के, और डी डी जो होगी वो प्लेन की डिस्टेंस हो जाएगी, कहाँ से, ओरिजिन से, प्लेन की डिस्टेंस फ्रॉम ओरिजिन। ठीक है, एलिमेंट बी द डिजीज ऑफ नॉर्मल टू द प्लेन। क्वेश्चन है क्या कुछ? ठीक है, अब देखो इक्वेशन ऑफ प्लेन टू द गिवन वेक्टर पासिंग थ्रू द गिवन पॉइंट। अगर हमें प्लेन है, इसके किसी भी पॉइंट पर एक परपेंडिकुलर का कुछ बता रखा है, परपेंडिकुलर के बारे में कुछ बताया है, और ये प्लेन किसी पी पॉइंट से पास हो रहा है, ये भी हमें पता है, तो प्लेन की इक्वेशन क्या होती है? अगर किसी पॉइंट से पास हो रहा है वेक्टर ए जो बनेगा उस पास होने वाले पॉइंट की हेल्प से ही बनता है, और एन जो होगा प्लेन के इस पॉइंट पर या किसी भी पॉइंट पर जो परपेंडिकुलर होगा उसकी हेल्प से ये बनेगा, और जो पॉइंट है ये मान लो ये एक्स वाई ए 1 2 3 है, आई प्लस 2j प्लस 3k वो हमारा ये होगा। ये वेक्टर इक्वेशन हो गया। कार्टेशियन की अगर हम बात करें तो देखो एक्स वाई जेड में से वो पॉइंट माइनस होगा, तो एक्स वाई जेड में से x1, वाई में से y1, जेड में से z1 माइनस हो रहा है, और इसके जो डायरेक्शन रेशोज हैं वो मान लो ए आई प्लस बी जे प्लस सी के अगर है, अगर वेक्टर एन के जो वेक्टर एन जो है वो ऐसे लिखा है ए आई प्लस बी जे प्लस सी के, तो ये ए बी सी ऐसे इनटू में आएंगे। तो अगर कोई भी प्लेन एक पॉइंट से पास होता है और उसका नॉर्मल के डायरेक्शन रेशोज हमें पता है या नॉर्मल वेक्टर हमें पता है, तो ये दोनों इक्वेशन हमारी होंगी। अब देखना समझ में इससे आएगा उससे नहीं आया तो। क्या कहा है? पासिस थ्रू द पॉइंट, पासिस थ्रू द पॉइंट, इस पॉइंट से पास हो रहा है, तो वेक्टर इक्वेशन ये होगी और कार्टेशियन इक्वेशन ये होगी, यानी ये 5 2 -4 5 2 -4 पता चल गया कहाँ रखना है। 5 2 -4 की हेल्प से ये वेक्टर बना सकते हैं, पता चल गया ए की जगह पे रखना है, जिस पॉइंट से पास होना है वो ए वेक्टर ए होगा या फिर x1 y1 z1 होंगे। और परपेंडिकुलर किसके परपेंडिकुलर है? जो प्लेन है किसके परपेंडिकुलर है? एक ऐसी लाइन के परपेंडिकुलर है जिसके डायरेक्शन रेशोज ये हैं, तो ये 2 3 -1 हमारे यहाँ वेक्टर एन 2 3 -1 से बनेगा, तो वेक्टर एन बनेगा 2i प्लस 3j माइनस के, बस वेक्टर इक्वेशन में तो ऐसे ही छोड़ देना है। और ये 2 3i ए बी सी 2 3 -1 ए बी सी की जगह पे हम रख देंगे, तो ये है हमारा काम। वेक्टर इक्वेशन हमें निकालनी है, तो बस ये तो हम नॉर्मली जैसे सॉल्व करते हैं वैसे सॉल्व करना है, इसमें कुछ नहीं करना होता, ये एज इट इज छोड़ दी जाती है। ठीक है, अगर वो कहे किस पॉइंट से पास हो रहा है, तो ये पॉइंट की हेल्प से वेक्टर बनाकर वेक्टर ए की जगह पर और इसमें x1 y1 z1 की जगह पे रख देंगे। परपेंडिकुलर टू द लाइन डायरेक्शन रेशोज इसके परपेंडिकुलर है, प्लेन जो है इसके परपेंडिकुलर है, तो ये जो नॉर्मल है प्लेन का जो नॉर्मल है उसके डी दिए हैं, तो यहाँ पर रखे जाएंगे वेक्टर n बनाएंगे इन डी की हेल्प से, और इसमें a b c की जगह पे 2 3 -1 रख देंगे, ये हमारा हो जाता है। ठीक है, अब आपको ये पढ़ करके अगर कहीं ये इक्वेशन लिखी है तो आपको समझ में आना चाहिए कि ये हमारा प्लेन की इक्वेशन है। अगर देखो एक्स वाई जेड इक्वल टू समथिंग कुछ लिखा है तो ये हमारा प्लेन की इक्वेशन है, ये समझ में आनी चाहिए। अब अगर प्लेन की इक्वेशन हमें निकालनी है 3 नॉन कोलिनियर पॉइंट से, ऐसा कम ही आएगा वैसे, 3 नॉन कोलिनियर पॉइंट से, 3 पॉइंट्स है एक लाइन में नहीं है ये तीनों पॉइंट्स, तो इनसे बनने वाले प्लेन की इक्वेशन अगर हमको निकालनी है तो हम इसके लिए क्या करते हैं? पहला पॉइंट है वेक्टर, देखो पहला पॉइंट ये है, दूसरा ये है, तीसरा ये है, ए बी सी इन 3 पॉइंट से पास होने वाले प्लेन की इक्वेशन अगर मुझे निकालनी है तो हम क्या करेंगे? वेक्टर ए बनेगा x1i प्लस y1j प्लस z1 के, वेक्टर बी x2i प्लस y2j प्लस z2 के, वेक्टर सी x3i प्लस y3j प्लस z3 के। तो ये तो हमें पता चल गया। अब क्या करना है? प्लेन की इक्वेशन हमारी ये होती है कार्टेशियन फॉर्म में, कार्टेशियन फॉर्म में अगर लिखनी है तो ये होगी, क्या करेंगे? एक्स वाई जेड एज इट इज, एक्स माइनस x1 वाई माइनस y1 जेड माइनस z1 ये लिख लिया। फिर नीचे क्या करना है? नीचे डायरेक्शन रेशोज ही लिखने हैं, x2 माइनस x1 y2 माइनस y1 z2 माइनस z1 ये लिखे, फिर x3 माइनस x1 y3 माइनस y1 z3 माइनस z1 ये लिखने हैं, और इक्वल टू 0 करके सॉल्व कर देना। तो इस तरीके से हमारे पास कार्टेशियन इक्वेशन की हेल्प से इक्वेशन ऑफ अ प्लेन अगर हमें 3 पॉइंट दिए हो तो आ जाएगी। इसमें क्या करना है? आर माइनस वेक्टर है, डॉट प्रोडक्ट, ये देखो बी में से ए को माइनस कर रहे थे तो यहाँ पर बी माइनस है, सी में से ए को माइनस कर रहे थे तो सी माइनस है, बीच में क्रॉस प्रोडक्ट, क्योंकि यहाँ डिटर्मिनेंट निकालते हैं तो हम क्रॉस प्रोडक्ट लगाएंगे। ठीक है, ये इतना ज्यादा यूज में आएगा नहीं।
इसका बस आप वेक्टर इक्वेशन देखना। वेक्टर इक्वेशन ये थी r माइनस ए डॉट बी माइनस ए क्रॉस सी माइनस ए इक्वल टू 0। तो वेक्टर आर एज इट इज ए हमारा इससे बनेगा 2i प्लस 5j माइनस 3k, 2i प्लस 5j माइनस 3k डॉट प्रोडक्ट बी माइनस ए करना है, -2 में से -2 कर दो 4i, -3 में से ये माइनस करोगे तो -8j, 5 में से ये माइनस करोगे तो 8k, क्रॉस प्रोडक्ट किसके साथ, अब c माइनस ए लिखना है ना, c माइनस ए 5 माइनस 2 3 माइनस 5 माइनस 3 माइनस 3, उनकी हेल्प से ये बन जाएगा। तो ये बस इतना ही लिख करके छोड़ दी जाती है अगर पूछी जाए तो। अब एक फॉर्म होती है इंटरसेप्ट फॉर्म ऑफ द इक्वेशन ऑफ अ प्लेन। इंटरसेप्ट फॉर्म में क्या होता है, इंटरसेप्ट फॉर्म में एक्स एक्सिस वाई एक्सिस और जेड एक्सिस पर कितना कितना कट लगता है वो हमें ध्यान देना है। एक्स एक्सिस वाई एक्सिस जेड एक्सिस पर प्लेन कितना कितना डिस्टेंस कट करता है वो हमको ध्यान देना है। तो प्लेन की जो इक्वेशन होती है उसमें याद रखना एक्स वाई जेड तीनों आएंगे। प्लेन की जो इक्वेशन होगी उसमें एक्स वाई जेड तीनों आएंगे। एक्स अपॉन ए, तो यानी एक्स एक्सिस पर, एक्स एक्सिस ये है, एक्स एक्सिस पर ये ए डिस्टेंस कवर करेगा। ठीक है, एक्स एक्सिस पर ये डिस्टेंस ए होगी तो ये सिर्फ एक्स एक्सिस पर है तो इसलिए एक्स की वैल्यू ए, बाकी वाई जेड 0। वाई एक्सिस पर बी डिस्टेंस तो वाई की जगह पे बी, बाकी दोनों 0। जेड एक्सिस पर सी डिस्टेंस तो जेड की जगह सी, बाकी दोनों 0। तो ये एक्स अपॉन ए प्लस वाई अपॉन बी जेड अपॉन सी इक्वल्स टू अगर 1 होता है तो ये एक प्लेन की इक्वेशन है जिसमें क्या होता है, एक्स एक्सिस वाई एक्सिस जेड एक्सिस पर ए बी सी इंटरसेप्ट बनते हैं। इंटरसेप्ट का मतलब है ये डिस्टेंस ए, ये डिस्टेंस बी, ये डिस्टेंस सी। तो प्लेन एक्स एक्सिस वाई एक्सिस जेड एक्सिस पर अगर ए बी सी डिस्टेंस कट करता है या ए बी सी इंटरसेप्ट बनाता है तो प्लेन की इक्वेशन एक्स एक्स बाय वाई ए, वाई बाय जेड, वाई बाय बी, जेड बाय सी इक्वल टू 1 होता है। और अगर कभी भी तीनों वेरिएबल में इक्वेशन लिखी है तो वो समझ जाना वो प्लेन की इक्वेशन ही होगी। दो में लिखी है एक्स वाई में तो वेरिएबल होगा, लाइन की इक्वेशन होगी। अब जैसे ये है इंटरसेप्ट 2 3 4 बनाए हैं एक्स एक्सिस वाई एक्सिस जेड एक्सिस के साथ। तो यानी एक्स एक्सिस के साथ जो इंटरसेप्ट बना है वो 2 है तो एक्स अपॉन 2, वाई अपॉन 3 क्योंकि वाई एक्सिस के साथ है, ये जेड एक्सिस के साथ अगर इंटरसेप्ट है तो जेड बाय 4 बनेगा। इक्वल टू में 1 रखेंगे, एलसीएम लेंगे, कितना आएगा, 2 3 4 का एलसीएम 6 आएगा, 2 3 4 का एलसीएम जो आएगा वो 12 आएगा। 2 3 4 का एलसीएम अगर 12 आता है, इसको 12 बनाने के लिए 6 से इंटू, इसको 12 बनाने के लिए 4 से इंटू, इसको 12 बनाने के लिए 3 से इंटू, तो 6x प्लस 4y प्लस 3z इज इक्वल्स टू 12 हो जाएगा। अब है प्लेन पासिंग थ्रू द इंटरसेक्शन ऑफ टू गिवन पॉइंट्स। या मैं नेक्स्ट क्लास में बताती हूँ ये वाला पोर्शन, ठीक है, 2 वीडियोस में कर लेते हैं ताकि देखने में भी थोड़ा आसान रहेगा। तो ये वाला पोर्शन हम नेक्स्ट क्लास में करते हैं।